नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, वर्तमान के समय में आप सभी लोग फिर जो है बाहर ओमिक्रॉन की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। यह चीज़ें चाहे आप चाहे जैसी मानिए, लेकिन इस बात को जरूर मानिएगा, थोड़ा सा एक दूसरे से बच के रहिएगा। और इस ओमिक्रॉन को जो है जिस तरीके से कोविड गाइडलाइन जो भी आता है उसका भरपूर पालन आपको करना है पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि यह आपका ही नहीं बल्कि आपके परिवार का भी भविष्य इस पर निर्भर करता है। और आप जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप जो आप इस समय हैं अपने परिवार के भविष्य हैं, परिवार के भावी कर्णधार आप ही हैं। तो आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। आइए चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधे के सीधे मुद्दे पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो है इस वीडियो में आपके सामने बाल विकास, मित्रों आप सभी लोग जानते हैं डीएलएड में प्रथम पेपर जो आपका है वो बाल विकास है। और बाल विकास कहीं ना कहीं जो पढ़ाई वाला चैप्टर है वो आप अपने हिसाब से पढ़ भी रहे होंगे। हमने कुछ सिद्धांत की वीडियो आपको दिया था, वो सिद्धांत का वीडियो। यह जो सांख्यिकी का चैप्टर है मित्रों, आप सभी लोग अगर बाल विकास के सिलेबस को देखेंगे तो अंतिम में सांख्यिकी लिखा गया है। और इस सांख्यिकी से मैं दावा करता हूं बाल विकास में आपको 3 से 4 नंबर, 2 से 3 या 3 से 4 नंबर देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है 5 नंबर तक न आ जाए सांख्यिकी से, है ना। 50 नंबर का पेपर बाल विकास का आपका होने वाला है और यहां से आपको 5-6 नंबर देखने को मिल सकता है। तो सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। सांख्यिकी का जो मेरा लेक्चर वीडियो होगा यह कम से कम 4-5 लेक्चर में समाप्त होगा। तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, हम सांख्यिकी को पूरा का पूरा आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना। यह थोड़ा सा आप सभी लोग अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लेखपाल में भी सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। अंकगणित का एक पूरा का पूरा सिलेबस ही है सांख्यिकी। तो लेखपाल के सिलेबस को भी यहाँ पे मैं सांख्यिकी के माध्यम से कवर कर लूंगा। हालांकि इसमें जो है आपके सामने डीएलएड ही लिखा रहेगा, तो आप लेखपाल वाले भी हैं तो आप इसे ले सकते हैं ना। यह छोटा सा वीडियो सांख्यिकी का जो है आपको परिचय कराएगा, आप सांख्यिकी को जान पाएंगे, सांख्यिकी क्यों इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, बाल विकास में सांख्यिकी को रखने का मतलब क्या है उसे भी हम बताने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपसे बताएंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो आप अपने कॉलेज के मित्रों तक, आप अपने क्लोज फ्रेंडों तक इसे आप शेयर करिएगा जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों सांख्यिकी, जिसकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश आप जानते हैं इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। 2 बार पढ़िएगा स्टैटिस्टिक्स इसे ना, इस वजह से आप सभी लोग, कुछ लोग कहते हैं स्टैटिक्स, नहीं स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है ना। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। यही लेखपाल का भी सिलेबस है और यही आपका भी सिलेबस है। आपके सिलेबस में सबसे पहले पढ़ना है सांख्यिकी का अर्थ एवं महत्व पढ़ना है, आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण क्या होता है, किस तरीके से हिस्टोग्राम के माध्यम से, आयत चित्रों के माध्यम से हम आंकड़ों का निरूपण करते हैं, उसे भी हम आपको बताएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसे भी आपको पढ़ना है। आप सभी लोग कक्षा 9वीं 10वीं में माध्य, माध्यिका और बहुलक को जरूर पढ़े होंगे, शायद आप उस चीज को भूल गए हों, लेकिन हम यहाँ पे आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट करने का जरूर प्रयास करेंगे। आइए चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले सांख्यिकी क्या है। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि आप एक कॉलेज में जाइए और 10 बच्चों का जो है प्रैक्टिकल मतलब कि परीक्षा करा के लेके आइए, है ना। 10 बच्चों का आप परीक्षा करा के लेके आएंगे और 10 बच्चों का किस तरीके से आप अपने प्रिंसिपल के सामने, जैसे आपके प्रिंसिपल ने आपको किसी कॉलेज में भेजा कि जाइए वहां पे आप परीक्षा कराइए, 10 बच्चे ही हैं वहां पे, और परीक्षा कराने के बाद आप हमारे पास लेके उनका रिजल्ट लेकर आइए, आंकेंगे हम कि किस तरीके से अभी अध्यापकों को और मेहनत करना चाहिए। आप जो है वहां पे पर्यवेक्षक बन के जाते हैं, 10 बच्चों का पेपर कराते हैं। अमन एक बच्चा है, अमन के सामने लिख देते हैं इस तरीके से, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, एक बच्चा सी है, एक बच्चा डी है, एक बच्चा ई है, एफ है। मान लीजिए 6 ही बच्चे हैं आपके सामने। तो ए जो है 50 नंबर का पेपर है, ए जो है 5 नंबर, ए जो है 15 नंबर पाता है, बी जो है 20 नंबर पाता है, सी जो है 18 नंबर पाता है। इस तरीके से मान लीजिए कुछ नंबर लोग पाते हैं, ठीक है। 50 नंबर का ओवरऑल पेपर है और 6 बच्चों में आपने पेपर करवाया। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपकी अथॉरिटी होगी, जो आपका मतलब कि जो आपसे बड़े अधिकारी होंगे जो पेपर कराने के लिए आपको भेजे हैं, उनके सामने आप एक लिस्ट लेकर के पहुंच जाएंगे। ये लिस्ट जो होती है यह डाटा का, इसे हम इंग्लिश में डाटा बोलते हैं और हिंदी में जो है इसे हम आंकड़ा बोलते हैं, है ना। आंकड़ा बोलते हैं।
आप अगर कम आंकड़ा रहेगा तो कम आंकड़े को बिल्कुल इंडिविजुअली आप लिख के चले गए तो भैया ए वाला बच्चा 15 नंबर पाया है, आपके अध्यापक भी मतलब कि आपकी अथॉरिटी भी आपको चेक करेगी तो आसानी से पता पा जाएगी कि ए वाला 15 नंबर पाया है, इसके ऊपर कितना मेहनत करना चाहिए, बी वाला 30 नंबर पाया, इसके ऊपर कितना मेहनत करना चाहिए, 50 का टारगेट है। तो इस तरीके से इंडिविजुअली होता है, अर्थात एक एक बच्चों पर जब कम आंकड़ा होता है तो आप आसानी से उसे अपनी अथॉरिटी को, उसे आसानी से आप अपने समाज को बता सकते हैं। लेकिन जब यही आंकड़ा पूरे विद्यालय को आपको निकालना हो, आपके सामने 3000 बच्चे हो, 3000 बच्चों में जो है आंकड़ा जो है निकालना हो, तब आपके सामने समस्या हो जाएगी। आप अपने अथॉरिटी के सामने, जो आपके मेन कर्ता धर्ता हैं, जो आपके बॉस हैं, उनके सामने आप जो है 3000 बच्चों का एग्जाम करा करके पहुंचते हैं और उसमें लिखा होता है कि मतलब कि ABCDEF AB, मतलब जो भी नाम है, सुनीता, बबीता, सीता, रीमा, गीता, महेश, सुरेश, इस तरीके से आप 3000 बच्चों को लेकर के जाएंगे, आप अपने अथॉरिटी के सामने रखेंगे, इतना मोटा सा पन्ना हो जाएगा, आपकी अथॉरिटी उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। जो आपके बॉस होंगे उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे, कहेंगे यार इसे डाटा कलेक्ट करके लाओ ना, डाटा कलेक्ट करके लाओ। तब आपके दिमाग में ये जाएगा कि यार चलो हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? 50 नंबर का अगर पेपर हुआ है, 50 नंबर का पेपर हुआ है तो हम उसे कहेंगे भैया 0 से 10 नंबर के बीच पाने वाला कितने बच्चे हैं? आप कहेंगे भैया 515 बच्चे हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे, इस तरीके से 10 से 20 पाने वाले बच्चे कितने हैं? आप इस तरीके से लिख देंगे 330 बच्चे, है ना। और 20 से 30 पाने वाले बच्चे कितने हैं? नीचे आ रहा है ना। 20 से 30 पाने वाले बच्चे, 20 से 30 पाने वाले बच्चे कितने हैं? आप कह देंगे कि 817 बच्चे, है ना। इस तरीके से आप 3000 बच्चों का निरूपण करके लेके चले जाते हैं। तो एक आपको यह क्या मिल जाता है? ये आपको सांख्यिकी की भाषा में हम इसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। आपको बाद में बताऊंगा कि वर्ग अंतराल क्या होता है, बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इस विषय में आप मतलब कि मेच्योर हो जाइए अपने आप को कि सांख्यिकी होती क्या है। जब आप इस तरीके से डाटा कलेक्ट करके अपने अथॉरिटी के सामने, अपने बॉस के सामने लेकर के जाएंगे कि 0 से 10 के बीच पाने वाले 515 बच्चे हैं, तो आपके बॉस भी समझेंगे कि यार 515 बच्चे अगर 0 से 10 के बीच पाए हैं तो हमें किस किस तरीके से मेहनत करनी है, किस किस मतलब कैसे कैसे हमें पूरा का पूरा निर्माण करना है, आगे बेहतर करने का प्रयास करना है। एक डाटा कलेक्शन करके लेके जाएंगे। डाटा कलेक्शन के बाद आपकी अथॉरिटी इसे जो है एनालिसिस करेगी, अर्थात इसका विश्लेषण करेगी कि हमें आगे क्या करना है। विश्लेषण करने के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। डाटा का सबसे पहले क्या होगा? संकलन होगा, अर्थात डाटा को जो है कलेक्ट किया जाएगा। संकलन की मीनिंग होती है संकलन की अंग्रेजी होती है कलेक्शन। डाटा को कलेक्शन किया जाता है इस तरीके से, है ना, जिस तरीके से आपका जो मतलब कि बेहतर हो पाए, समझने में आसानी हो पाए, उस तरीके से सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम उस डाटा का जो है विश्लेषण करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस करने के बाद तीसरे नंबर पर हम पहुंचते हैं कि इस पर कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, जिसे हम कहते हैं आखिरी में निष्कर्ष, है ना। तो पहले क्या होता है? डाटा का संकलन होता है, उसके बाद विश्लेषण होता है, उसके बाद हम अंतिम में निर्णयन पर पहुंचते हैं, अर्थात निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस बात को आप समझ पाए होंगे कि सांख्यिकी होती क्या है। सांख्यिकी बेसिकली अगर बोला जाए, सांख्यिकी जो है एक विज्ञान का पार्ट होता है ना। सांख्यिकी कोई गणित का पार्ट नहीं होता है, यह विज्ञान का पार्ट होता है। यह गणित में किस तरीके से लागू किया जाता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ बच्चों की आयु दिया गया है, कहीं भार दिया गया हो, कहीं दिन दिया गया हो, इस तरीके की सांख्यिकी होती है। सांख्यिकी जो है हमेशा न्यूमेरिकली लागू होती है। सांख्यिकी कभी भी किसी के दिमाग पर लागू नहीं होती है कि मोहन इतना बुद्धिमान है, मोहन 3 ग्राम बुद्धिमान है, इस तरीके से नहीं होता है। सांख्यिकी हमेशा न्यूमेरिकली लागू होती है, वह आपके गुणों पर लागू नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी हमेशा कहां पे लागू होती है, तो सांख्यिकी हमेशा अंकगणितीय मतलब रूप से लागू होती है, कभी भी आपके मात्रात्मक गुणों पर लागू नहीं होती है। जो आपके मतलब कि जिसे हम अंकगणितीय रूप में प्रकट ही ना कर पाए, वहां पे सांख्यिकी नहीं लागू होती है ना। तो सांख्यिकी क्या है? बेसिकली यहां पे मैंने परिभाषा लिखा है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो प्रदत्तों मतलब जो आपके सामने दिया गया हो, जो आप करने गए हो, प्रदत्तों के संकलन मतलब डाटा का कलेक्शन करती है। उसके बाद विश्लेषण मतलब एनालिसिस करती है। उसके बाद योम निर्णयन मतलब कंक्लूजन पर, अंतिम में ही तो कंक्लूजन पर चलेंगे।
निर्णयन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है ना। सांख्यिकी को आप बेसिकली समझ पाए होंगे कि सांख्यिकी होती क्या है ना। यही सांख्यिकी होती है। जैसे कि आपके सामने सांख्यिकी, अगर आपको ना सांख्यिकी आता होता तो आज भारत में जनगणना हो ही नहीं पाती। जनगणना जो हुई है सांख्यिकी का बहुत बड़ा आधार है। अगर आप किसी चीज का मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर जो है डाटा का कलेक्शन करते हैं, तो डाटा का कलेक्शन तो आप कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे। एक घर में जाएंगे, भैया 5 बच्चे हैं, फलाने 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 क्या कर रहे हैं, कितनी आयु है, क्या मतलब कि आपके घर में कितने ट्रैक्टर हैं, इस तरीके से जनगणना 2011 में हुई है। और आप सभी लोग उस समय 5वीं 6वीं में पढ़ रहे होंगे, तो आप बेहतर जान पाए होंगे कि किस तरीके से जनगणना हुई थी। तो जनगणना करने वाले अधिकारी आपके घर में आते थे, डाटा कलेक्ट करके लेके चले जाते थे। लेकिन अगर उसी डाटा को जो है एनालिसिस न किया गया होता, अगर उसे सांख्यिकी के रूप में न लाया गया होता, अर्थात उसे हम जो है नॉर्मल सांख्यिकी के रूप में व्यक्त न किए होते हैं, तो आज आपके सामने कोई निष्कर्ष निकल के आता कि उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार में जो है सबसे ज्यादा जनघनत्व है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है। इस तरीके से जो निकल करके डाटा सामने आया, वही डाटा जो है सांख्यिकी का एक पार्ट है। और इसी वजह से सांख्यिकी हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, सांख्यिकी आपका हिस्सा होने वाला है। जिस तरीके से आप एक घर के मुखिया रहेंगे, जरूर किसी अथॉरिटी के मुखिया रहे या ना रहे, लेकिन आप घर के तो मुखिया रहेंगे। आपकी बीवी, बच्चे, अन्य सारी बजट से संबंधित चीजें आपके घर में चलती रहेंगी, तो वहां भी आपको स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को आप खुद जानते हैं। तो सांख्यिकी का महत्व क्या क्या होता है, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। सांख्यिकी का महत्व क्या क्या होता है। बेसिकली इस वीडियो में हम परिचय केवल देंगे। परिचय के बाद थोड़ा सा हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हम बता देते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या होता है। उसके बाद एक एक वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक 1, 2, 3 वीडियो में हम समेट देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बेसिकली डीएलएड के ही छात्र हो, ये चीजें आपके लिए हैं। किस तरीके से मतलब कि सांख्यिकी का महत्व क्या होता है, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट डिनोट किया है। सबसे पहले सरलीकरण। जब आप सांख्यिकी पढ़ते हैं या सांख्यिकी आप जानते हैं, तो आपके जीवन में थोड़ी सी सरलता आ जाती है। डाटा के माध्यम से या जो भी आपके पास संकलन होता है, उस संकलन को एनालिसिस और निर्णय करने में आपके सामने बहुत ही सरलता हो जाती है। किसी चीज को किसी अथॉरिटी के सामने रखने पर, किसी समाज के सामने उसका मतलब कि समझाने पर, एक तरीके से समझिएगा देसिया भाषा में, कि हम दूसरे को किस तरीके से समझा पाएंगे, है ना। समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। अगर हमारे पास डाटा नहीं रहेगा, हम सांख्यिकी का मतलब नहीं समझेंगे, तो हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। 5 बच्चे उतने नंबर पाए हैं, 5 बच्चे कक्षा 4 के 5 बच्चे इतने नंबर पाए हैं, कक्षा 5 के 4 बच्चे इतने नंबर पाए हैं। तो हम अगर डाटा का संकलन, एनालिसिस, सांख्यिकी के बारे में मुझे पता ही नहीं होगा, तो हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे कि महेश जो है सुरेश से ज्यादा बुद्धिमान है। महेश सुरेश से ज्यादा बुद्धिमान है, किस स्तर पे बुद्धिमान है भाई। महेश जो है हर एक टेस्ट में अच्छा नंबर पाता है, तो हम उसके हर एक टेस्ट के जो नंबर पाया है उसका संकलन किए, उसका एनालिसिस किए। इस वजह से मैं बता दिया कि महेश अच्छा नंबर पाया, इस वजह से मैंने बता दिया कि महेश अच्छा लड़का है, बुद्धिमान है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, और सुरेश जो है बेहतर नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। तो एक तुलनात्मक अध्ययन हमें सांख्यिकी सिखाती है ना। आगे बात करते हैं विश्वसनीयता का ज्ञान। सांख्यिकी के माध्यम से जब हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, आगे जो है विश्वसनीयता होती है। उसका मतलब कि एक तरीके से समझिएगा, विश्वसनीयता बढ़ती है डाटा कलेक्शन के बाद, एनालिसिस के बाद। जब हम निर्णय पर पहुंचते हैं, तो सांख्यिकी से हमें विश्वसनीयता बढ़ती है। बिना किसी, आप इस तरीके से समझिएगा, बिना किसी डाटा के हम आपके सामने बातचीत फेंकना शुरू कर दें, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत बड़ा फेंक रहा है ना। तो बिना किसी डाटा के अगर हम आपके सामने कुछ भी चीजें बोलते हैं, तो गलत कर रहे हैं। हम एक डाटा लेकर के बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतने बच्चे गरीब हैं, उत्तर प्रदेश में इतने लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए, है ना। इस तरीके से डाटा लेकर के आपके सामने बोलते हैं। जब डाटा के साथ, जैसे आप किसी भी परीक्षा का मेंस जब देंगे, मेंस में जब आप केवल बिना डाटा के उत्तर लिखते हैं, तो आपको उतना नंबर नहीं दिया जाता है। लेकिन जब आप डाटा के साथ उत्तर को प्रदर्शित करते हैं कि फलाने मतलब कि इस गांव में इतने बच्चे बेरोजगार हैं, इस देश में इतने बच्चे बेरोजगार हैं, इतने लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, डाटा के साथ आप प्रदर्शित करते हैं, तो आपका उत्तर जो है बहुत ही रुचिकर दिखाई देता है एग्जामिनर को, और आपको बेहतर नंबर देता है एग्जामिनर, है ना। इस बात
बात को ध्यान रखिएगा। तो डाटा के साथ जब आप समाज के बीच जाकर के बातचीत करते हैं, वर्तमान में विधानसभा चुनाव चल रहे होंगे, तो जो नेता आकर के पूरे डाटा के साथ आपके बीच बोलेगा, आप उसको बहुत ज्यादा मतलब कि वैल्यू देंगे, है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे कि भाई इनके पास ज्ञान है तभी ना डाटा वाटा एकत्रित करके फटाफट मुंह से बोल रहे हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो डाटा को समाज के सामने प्रदर्शित करने पर सांख्यिकी का एक महत्व यह भी निकलता है कि इससे समाज में, इससे आपके अथॉरिटी में, इसके आपके बॉस जो आपके बड़े होंगे, जो आपके छोटे होंगे, जिसे आप समझाना चाहते हैं अपनी बात को, उनके अंदर आपके प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है। तो विश्वसनीयता का भी ज्ञान होता है। आगे बात करते हैं अनुसंधान कार्य में उपयोग। भाई साहब, अनुसंधान कार्य में अगर सांख्यिकी का उपयोग ना हो तो कभी भी कोई अनुसंधान कार्य पूरा ही ना हो पाए, है ना। जैसे कि एक मिसाइल बनाया जा रहा है, अगर उसमें सांख्यिकी ना लगाया जाए कि इतना ग्राम एल डालना है, इतना ग्राम ए डालना है, उसमें सांख्यिकी लगाया जाता है, यही डाटा होता है ना। तो कुछ जगह पर उसका छोटे छोटे माध्यम से प्रयोग होता है, उसके बाद बड़े मिसाइल में उसका प्रयोग होता है। अगर वही सांख्यिकी फेल हो जाए तो जो मिसाइल ऊपर जानी है वो डायरेक्ट यहां पे आ जाएगी, डायरेक्ट धार से पीछे में मुड़ जाएगी, जहां से प्रयोग हो रहा है वही भस्म हो जाएगी। तो सांख्यिकी का इतना बड़ा प्रयोग है अनुसंधान में, है ना। अनुसंधान में अगर सांख्यिकी का प्रयोग न किया जाए, कोई भी अनुसंधान हो ही नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, अब आप समझ चुके होंगे कि सांख्यिकी होती क्या है और सांख्यिकी का उपयोग क्या है। अब हम आज आपके सामने बात कर लेते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है। मित्रों, इसे यूं कहें तो इसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब कुछ लोग पूछेंगे, भैया हमने जो है अपने हाई स्कूल की परीक्षा में या हाई स्कूल की किताब में बहुत बार पढ़ा था यार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती क्या है? हमको समझ में नहीं आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मतलब ये है कि जब आप आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं, आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो आपका निर्णय आता है वो या तो माध्य के रूप में आता है, या तो माध्यिका के रूप में आता है, या तो बहुलक के रूप में आता है। अर्थात जो आपके आंकड़ों का निर्णय होता है, जो आपके आंकड़ों का निष्कर्ष होता है, वह निष्कर्ष या तो माध्य के, या तो माध्यिका के, या तो बहुलक के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। इस वजह से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य, माध्यिका और बहुलक को रखा जाता है। बस केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यह है। इसका मतलब बेसिकली देसी अंदाज में यह रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब यह है कि हमारे आंकड़ों का जो निष्कर्ष निकलता है वह कहीं ना कहीं माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन्हीं तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। इस वजह से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक को रखा गया है ना। उम्मीद करता हूं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपके दिमाग में जो भ्रम था, ये भैया होता क्या चीज है, आपने बेहतर तरीके से समझ पाया होगा। अब आइए चलिए बात करते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होता है ना। बहुत ही आसानी से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा।